जानते हो कि रिटर्न में आप लोग ने जब एग्रीमेंट साइन किया था तो क्या क्या क्लॉज, क्या क्या पॉलिसीज, क्या क्या रूल्स रेगुलेशन आप लोग ने बनाया था उस टाइम पे। ओके। और कल हमने जो डिस्कशन किया वो डिस्कशन किया कंटेंट ऑफ पार्टनरशिप डीड के ऊपर हमने डिस्कशन किया था। तो पार्टनरशिप कंटेंट जो है इसमें हमने देखा था कि पार्टनरशिप एड्रेस लिखना रहता है फॉर्म का। देन पार्टनर्स, जितने भी पार्टनर्स होते हैं उनका नाम, उनका एड्रेस वो लिखना होता है। कौन से एरिया में आप बिजनेस कर रहे हो या कौन सा बिजनेस आप कर रहे हो, क्या मैन्युफैक्चर कर रहे हो, सर्विस दे रहे हो या गुड्स दे रहे हो, ये जो है उसमें पढ़ा था। देन फर्म का ड्यूरेशन टाइम, मतलब पीरियड ऑफ टाइम कितना दिन तक रहेगा, साल भर रहेगा, 6 महीने के लिए रहेगा कि लॉन्ग टर्म में रहेगा, शॉर्ट, वेरी शॉर्ट कि लॉन्ग टर्म बिजनेस रहेगा, ये आप उसमें लिखते हो, मेंशन करते हो। देन आफ्टर पार्टनर्स कितना कैपिटल लेके आ रहा है, प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो कितना रहेगा, इंटरेस्ट ऑन लोन पार्टनर का कितना रहेगा। देन आफ्टर सैलरी, कमीशन, रेम्युनरेशन पार्टनर्स को देना है कि नहीं देना है, वो उस एग्रीमेंट में लिखा रहेगा। देन आप हर साल जो है ऑडिटिंग के लिए अरेंज कर रहे हो, मतलब पर्सन अरेंज कर रहे हो, तो कौन से कंपनी से या कौन से पर्सन को आप ऑडिटिंग के लिए लेके आते हो, वो आपको वहाँ मेंशन करना पड़ेगा। देन आफ्टर राइट्स एंड ड्यूटीज ऑफ द पार्टनर, विड्रॉल, अगर आप कोई कुछ अगर पर्सनल यूज के लिए अगर पैसे विड्रॉ करते हो बिजनेस से अपने खुद के पर्सनल यूज के लिए, तो उसमें इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग लगता है, कितना निकालते हैं साल भर में। देन डिविजन ऑफ वर्क, अब लोग पार्टनर्स में क्या काम बांट रहे हो, जिसकी जिसकी कैपेबिलिटी है, कैपेसिटी है, आप उसके अकॉर्डिंग उनको काम जो है बांटोगे, है ना। देन एडमिशन ऑफ अ न्यू पार्टनर, अगर एडमिशन हो रहा है तो उसका आप उसमें लिखोगे। देन आफ्टर रिटायरमेंट ऑफ अ न्यू पार्टनर, जो भी न्यू पार्टनर रिटायरमेंट होते हैं, रिटायर होते हैं, उनके बारे में लिखोगे। देन आफ्टर अरेंजमेंट ऑन द डेथ ऑफ अ पार्टनर, अगर किसी भी पार्टनर का डेथ हो जाता है तो उनके बदले जो भी डिसीज पार्टनर होंगे, मतलब उनके जो भी रिश्तेदार या फिर उनके जो रिलेटिव्स होंगे, उनको आप वो जो है उनको देंगे उनका जो प्रॉफिट है। देन टर्मिनेशन, गुडविल, फर्म का गुडविल आप पता करोगे। देन डिसोल्यूशन ऑफ फर्म, कब आप फर्म को डिसॉल्व करना चाहते हो, पार्टनर किस तरीके से जो बैंक अकाउंट ऑपरेट करेंगे, ये सारा चीज जो है आपके कंटेंट में लिखा हुआ रहता है और लिखना जरूरी भी है। इट शुड बी नो कि what are the content under the partnership firm. So now today's our topic है रूल्स एप्लीकेबल इन द एब्सेंस ऑफ पार्टनरशिप डीड। क्या रूल्स होगा अगर पार्टनरशिप डीड ही अगर एब्सेंट होगा, मतलब पार्टनरशिप डीड अगर पार्टनर्स फॉलो ही नहीं करेंगे तो क्या होगा। सबसे पहला, प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो, इट शुड बी इक्वली डिस्ट्रीब्यूटेड अमंग द पार्टनर, इट शुड बी इक्वली, इक्वली बटेगा। ठीक है, अगर मान के चलो प्रॉफिट किसी को, क्या होता है ना, अगर एग्रीमेंट साइन करते हैं तो जितना ज्यादा कैपिटल जो लेके आता है उसको उतना ज्यादा जो है प्रॉफिट शेयरिंग मिलता है। ओके। तो यहाँ पे अगर अगर एग्रीमेंट अगर डीड अगर नहीं रहा तो आपको जो है यहाँ पे प्रॉफिट शेयरिंग रेशो, आप कितना भी पैसा लगा लो, ठीक है, आपको इक्वल ही जो है प्रॉफिट मिलेगा। इक्वल मतलब मान के चलो दो पार्टनर है तो दोनों आधा आधा प्रॉफिट को शेयर करेंगे। अगर तीन है तो वन थर्ड वन थर्ड वन थर्ड, मतलब आधा आधा, मतलब तीनों के लिए वन थर्ड वन थर्ड वन थर्ड होगा। चार जन है तो वन फोर्थ वन फोर्थ वन फोर्थ वन फोर्थ। ठीक है, चार जन है, क्योंकि चार जन है तो वन फोर्थ हो जाएगा। ठीक है, तो ऐसे ही जो है प्रॉफिट शेयरिंग होगा। देन ऑपरेशन ऑफ बिजनेस, एवरी पार्टनर विल हैव इक्वल राइट्स इन द ऑपरेशन ऑफ बिजनेस। हर एक पार्टनर को जो है इक्वल अधिकार होगा, मतलब हर एक को समान अधिकार होगा उस बिजनेस में अपना एक्टिविटी या कुछ भी एक्शन करने का। सेकेंड, थर्ड है सैलरी ऑफ पार्टनर, यहाँ पर सैलरी हम पार्टनर को नहीं देंगे, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल नहीं देंगे, इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग नहीं देंगे। ठीक है, इंटरेस्ट ऑन लोन, इंटरेस्ट ऑन लोन अगर मेंशन नहीं किया गया है तो यहाँ पर मिनिमम 6% इंटरेस्ट ऑन लोन हम पार्टनर को चार्ज कर सकते हैं। ठीक है, या फिर पार्टनर फर्म को चार्ज कर सकता है, ओनली 6%। मैं फिर से बता रही हूँ, प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो यहाँ पर इक्वल होगा। देन ऑपरेशन ऑफ बिजनेस, हर एक पार्टनर के लिए समान अधिकार रहेगा, राइट्स ड्यूटी सब समान रहेगा, अधिकार सब समान रहेगा। देन सैलरी हम नहीं देंगे किसी भी पार्टनर को अगर पार्टनरशिप डेट एब्सेंट होता है तो। देन इंटरेस्ट ऑन कैपिटल नहीं देंगे, इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग नहीं देंगे, इंटरेस्ट ऑन लोन ऑफ पार्टनर, जो भी इंटरेस्ट ऑन लोन ऑफ पार्टनर होगा वो भी जो है हम उनको नहीं, सॉरी 6% देंगे, 6% देंगे। देन यूज ऑफ फर्म प्रॉपर्टी,
नो पार्टनर विल यूज द फर्म प्रॉपर्टी फॉर हिज पर्सनल यूज, अपने पर्सनल यूज के लिए फर्म का प्रॉपर्टी यूज नहीं करना है। वैसे भी अगर आप कोई भी पार्टनरशिप अगर करते हैं कि फर्म में, अगर आपका एग्रीमेंट भी साइन होता है तो भी आप पर्सनल यूज उस फर्म का जो है नहीं यूज कर सकते हैं। ओके, इंस्पेक्शन ऑफ अकाउंट बुक, आप अकाउंट बुक इंस्पेक्शन जो है कर सकते हैं, ये आपका अधिकार है, पार्टनर्स लोग का अधिकार है, ठीक है, आपका नहीं, मतलब पार्टनर्स लोग का। नाउ 9th इज न्यू पार्टनर मे बी एडमिटेड ओनली आफ्टर द कंसेंट ऑफ ऑल द पार्टनर, अगर सारे पार्टनर लोग मान जाते हैं, नया पार्टनर लाने की सोचते हैं, अगर सब पार्टनर्स मान जाते हैं जो ऑलरेडी ओल्ड पार्टनर है, तो ही हम उनको जो है लेके आ सकते हैं, न्यू पार्टनर एडमिट कर सकते हैं। टर्मिनेशन ऑफ पार्टनर मतलब एक के नो पार्टनर कैन बी टर्मिनेटेड फ्रॉम द पार्टनरशिप फर्म, यहाँ पर हम पार्टनरशिप को जो है पार्टनर्स को टर्मिनेट नहीं कर सकते हैं। टर्मिनेट का मतलब है निकालना, उसको निकाल के किसी और को लेके आना, ऐसा हम नहीं कर सकते अगर पार्टनरशिप डिड एग्रीमेंट नहीं हुआ है तो। नेग्लिजेंस ऑफ ए पार्टनर, द रिलेवेंट पार्टनर्स will be held responsible for his negligence and losses incurred to the firm causes by him, अगर कोई भी नेग्लिजेंस होता है पार्टनर्स के थ्रू तो वो भी हम क्या करेंगे, पार्टनर्स की रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं होगी, फर्म की रिस्पॉन्सिबिलिटी होगी वो, मतलब फर्म उस चीज को देखेगा अगर कोई भी पार्टनर काम या लॉसेस, मतलब अगर वो कर रहा है लॉसेस को अगर नेग्लिजेंस कर रहा है तो। नाउ 12th इज अल्टरेशन इन फर्म, फर्म का अल्टरेशन मतलब इंफॉर्मेशन रिगार्डिंग अल्टरेशन ऑफ द फर्म शुड बी गिवन टू द ऑल द मेंबर्स, अगर फर्म अगर अल्टरनेट करना चाहते हैं, अल्टरनेट का मतलब होता है आप एक प्रोडक्शन कर रहे हो, दूसरा उस प्रोडक्शन को छोड़ के कोई कुछ और बिजनेस करना चाहते हो तो इसको अल्टरेशन बोलते हैं। ओके, फर्म का अल्टरेशन मतलब आप एक बिजनेस से दूसरे बिजनेस में जाते हो, तो इसके लिए भी सारे पार्टनर्स लोग को, मेंबर्स लोग को पता होना चाहिए, ठीक है। Now 13 is transfer of interest. With the consent of all the partners, any partner can transfer his interest. अगर ट्रांसफर मतलब जो भी इंटरेस्ट है, चाहे वो प्रॉफिट हो, प्रॉफिट की बात करते हैं, प्रॉफिट ही ज्यादा ट्रांसफर करते हैं, अगर कोई भी पार्टनर उस बिजनेस को छोड़ के जाना चाहता है या फिर वो प्रॉफिट वहां पे उस बिजनेस में नहीं रहना चाहता है, तो वो अपना जो इंटरेस्ट ऑफ जो प्रॉफिट है वो किसी और पार्टनर को ट्रांसफर कर सकता है, अगर वो चाहता है तो। अगर नहीं चाहता वो पार्टनर, then he cannot be transfer, his cannot be transfer the interest to the other partners. Okay, got it? Any doubt regarding these points? 13 points तक मैंने समझा दिया, किसी को कोई डाउट है? नो अभी मैम। जो अभी जो हम बात कर रहे थे वो पार्टनरशिप डिड नहीं अगर फॉलो होता है तो क्या क्या होगा, उसके ऊपर ये पॉइंट्स है। ओके, तो बेसिकली आप लोग जो है पॉइंट्स अच्छे तरीके से याद करेंगे, अदरवाइज इट विल बी लॉसेस फॉर योर साइड। अगर आप नहीं करते हैं पॉइंट्स अगर याद ढंग से, तो फिर आप लिख नहीं पाएंगे एग्जाम में। नाउ डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप फर्म, अभी जो है हम डिसोल्यूशन के बारे में बात करेंगे। डिसोल्यूशन का मतलब होता है खत्म करना, पार्टनरशिप को खत्म करना। आई एम शेयरिंग यू नेक्स्ट पेज, जस्ट वेट। डिसोल्यूशन ऑफ अ फर्म, अगर किसी फर्म को डिसॉल्व करते हैं, डिसॉल्व का मतलब क्या होता है, डिसॉल्व का मतलब होता है उसको खत्म करना, पार्टनरशिप को खत्म करना। तो व्हाट इज मीन दैट डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप मींस दैट सम पार्टनर्स लीव द फर्म बट रिमेनिंग पार्टनर्स कैरी ऑन द बिजनेस, ठीक है। अगर पार्टनरशिप फर्म, अगर मान के चलो एक डिसोल्यूशन होता है, in such cases business continue with the reconstitution of member। ओके, मतलब यहाँ पे बता रहा है कि डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप मींस का मतलब बता रहा है कि पार्टनरशिप यहाँ पे जा सकते हैं, पार्टनर्स छोड़ के जा सकते हैं, लेकिन फर्म का जो बिजनेस है, मतलब फर्म का जो भी काम है, वर्क है, वो कंटिन्यू चलता रहेगा। मतलब यहाँ पे लेबर से, मैन्युफैक्चरिंग से, वहाँ के एम्प्लॉय से कोई भी रिलेटेड नहीं है, बस यहाँ पे पार्टनर्स चेंज हो जाएंगे, ठीक है ना। एंड
ये डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप है, और डिसोल्यूशन ऑफ फर्म का मतलब होता है कि पूरा का पूरा बिजनेस ही खत्म कर देना। तो यहाँ पे सारे अफेक्टेड होंगे, एम्प्लॉय भी अफेक्टेड होंगे, देन आफ्टर जो वहाँ का क्या बोलते हैं प्रोडक्शन है वो अफेक्टेड होगा, मतलब पूरी तरीके से ताला लग जाएगा ओके बिजनेस में। तो हम सबसे पहले पार्टनरशिप, डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप के बारे में बात करते हैं। Dissolution of partnership means that some partners leave the firm, but the remaining partners carry on the business. In this case, the business is continued with the reconstitution of member. Okay, यहाँ पे बता रहा है कि यहाँ पे पार्टनरशिप जो है वो कंटिन्यू होगा। पार्टनरशिप में जो पार्टनर्स रहेंगे, बिजनेस जो रहेगा वो कंटिन्यू होगा, बस पार्टनर्स चेंज हो जाएंगे। बट इन डिसोल्यूशन ऑफ फर्म, dissolution of firm means that business itself come to an end, the relation between all the partners come to an end। मतलब यहाँ पे जो है पूरी तरीके से बिजनेस को खत्म कर देंगे। Here it should be mentioned that the dissolution of firm lead the compulsory dissolution of partnership, but dissolution of the firm is not compulsory with the dissolution of partnership. The firm continue to work in case of dissolution partnership. Before studying dissolution of firm, it is essential to study the dissolution of the partnership. Following are the reason of the dissolution of partnership। देखो सबसे पहले dissolution फर्म कहाँ खत्म होगा, अगर पार्टनर्स लोग के बीच डिस्प्यूट्स होता है, पार्टनर्स लोग के बीच अगर कोई क्या बोलते हैं क्लैशेस होते हैं, अगर वो अपने प्रॉफिट शेयरिंग से खुश नहीं है, वो अगर जितना काम करे उनको उतना रेम्युनरेशन नहीं मिलता है, तो वहां पर लोगों के पार्टनर्स लोग के बीच क्या होता है, डिस्प्यूट होता है। तो डिस्प्यूट होने के कारण यहाँ पे जो है, डिस्प्यूट होने के कारण यहाँ पे जो है फर्म कभी ना कभी, मतलब जो फर्म है, बिजनेस जो है वो क्या हो जाता है, खत्म हो जाता है। तो देयर आर सम रीजन, इसके पीछे कुछ रीजंस होते हैं। तो व्हाट आर द रीजन? फर्स्ट इज ऑन वॉलेंट्री और परमानेंट रिटायरमेंट ऑफ अ पार्टनर। किसी भी पार्टनर का वॉलेंट्री रिटायरमेंट होना, या उस फर्म को छोड़ के चले जाना, या परमानेंट उसका रिटायरमेंट होना। वॉलेंट्री का मतलब होता है काम करते करते अचानक रिटायरमेंट ले लिया, और रिटायरमेंट, परमानेंट रिटायरमेंट का मतलब उनका एज हो गया है तो इसलिए वो रिटायरमेंट ले ले रहे हैं। ओके, तो देयर आर द रीजन। तो उसके लिए सबसे पहला है कि ओल्ड होने के कारण, मतलब एज हो जाने के कारण, या फिर उनके हेल्थ में कोई प्रॉब्लम होता है उसके कारण जो है फर्म छोड़ के चले जाते हैं। सेकेंड है ट्रांसफर ऑफ शिफ्टिंग ऑफ ए पार्टनर ड्यू टू हिज पर्सनल रीजन। अपने खुद के पर्सनल रीजन के कारण जो है वो कहीं और शिफ्ट होना चाहते हैं, किसी और स्टेट में। ठीक है, तो उसके कारण भी वो फर्म का जो बिजनेस है वो छोड़ के चले जाते हैं। थर्ड है कमिटमेंट ऑफ सिमिलर टाइप्स ऑफ बिजनेस। ठीक है, वो चाहते हैं कि वो अलग से जो है अपना बिजनेस स्टार्ट करे, एक नया बिजनेस स्टार्ट करे, बट पार्टनरशिप में नहीं, वो अलग से सोल प्रोप्राइटरशिप जो है वो कंटिन्यू करना चाहते हैं। नाउ डी इज ऑन कंप्लीशन ऑफ टेन्योर इन केस ऑफ फिक्स पीरियड पार्टनरशिप। ठीक है, ऐसा भी होता है कि पार्टनरशिप लोग के बीच जो है जो टाइम पीरियड था वो खत्म हो गया। उस मैंने बताया था ना, कभी 6 महीने के लिए, कभी 3 महीने के लिए, कभी साल भर के लिए, कभी 1.5 साल 2 साल, तो उतना टाइम पीरियड खत्म हो गया होगा, उसके बाद उन्होंने बिजनेस क्या कर दिया, खत्म कर दिया। नाउ सेकेंड इज इंसॉल्वेंसी ऑफ एनी पार्टनर। ये जो मैंने आप लोग को बताया पूरा पांचों पॉइंट, सॉरी 5 पॉइंट नहीं बताए मैंने। ऑन कंप्लीशन ऑफ वर्क इन द केस ऑफ पर्टिकुलर पार्टनरशिप। अच्छा, मतलब जो भी पार्टनरशिप के लिए पार्टनर्स, जैसे रोड बनाना है या बिल्डिंग बनाना है, कोई भी कंस्ट्रक्शन का काम करवाना है, वो जो है खत्म हो गया, तो इसलिए पार्टनरशिप जो है वो खत्म कर दिया गया। तो ये जो फर्स्ट पॉइंट में पांचों पॉइंट से ये एक्सप्लेन हो गया। नाउ सेकेंड पॉइंट जो है वो है इंसॉल्वेंसी ऑफ एनी पार्टनर। अगर कोई भी पार्टनर जो है वो पूरी तरीके से कंगाल हो जाता है, तो इंसॉल्वेंसी का मतलब होता है कंगाल हो जाना। नाउ थर्ड इज डेथ ऑफ अ पार्टनर। किसी भी पार्टनर का डेथ हो जाना, उसके कारण भी जो है पार्टनरशिप खत्म हो जाता है। फोर्थ इज परमानेंट डिसेबिलिटी ऑफ अ पार्टनर। मतलब एक पार्टनरशिप में जिस पार्टनर को आके डेली अपना काम करना है, वो वहां आ ही नहीं रहे हैं। ठीक है, कोई कोई पार्टनर ऐसे होते हैं कि अपने खुद के पर्सनल रीजन के कारण जो है वो बिजनेस को टाइम नहीं दे पाते हैं, हमेशा गायब रहते उस बिजनेस से। तो उसके कारण भी जो है पार्टनर्स लोग के बीच डिस्प्यूट होता है, और वो सोचते हैं कि फर्म को बंद करना ही ठीक है। लास्ट इज
violation of partnership deed and exclusion of any partner etc. exclusion, देखो violation का मतलब होता है पार्टनरशिप डीड में पार्टनरशिप डीड बनाने के बाद भी वो उसके ऊपर जो है क्वेश्चन अराइज कर रहे हैं, मतलब जिज्ञासा खड़ा कर रहे हैं कि नहीं नहीं ऐसा नहीं करना है, ऐसा पार्टनरशिप डीड में नहीं करना है, मेरे हिसाब से करना होगा। तो ये सारी चीजें जो है अराइज हो जाती है, ठीक है। और एक्सक्लूशन ऑफ एनी पार्टनर, या किसी भी पार्टनर का जो है एक्सप्लॉइट हो जाना, मतलब वो नहीं करना चाहते काम पार्टनरशिप में, ठीक है। तो दिस आर द थिंग्स। नाउ डिसोल्यूशन ऑफ द फर्म जो है कंप्लीट हो गया। नाउ डिफरेंस बिटवीन जो उसमें दिया हुआ है, डिफरेंस बिटवीन आप लोग जो है खुद से रीड करेंगे, ओके। देन आफ्टर मेथड ऑफ डिसोल्यूशन ऑफ ए फर्म, अभी मैं आपको मेथड समझाने वाली, जस्ट वेट। आई नाउ लुक एट द स्क्रीन। मेथड ऑफ डिसोल्यूशन ऑफ ए फर्म, क्या क्या मेथड है यहाँ पे डिसोल्यूशन ऑफ फर्म के, किस क्या क्या मेथड है। सबसे पहला है डिसोल्यूशन ऑफ द फर्म मेथड इज बाय एग्रीमेंट, बाय कंप्लीशन, बाय कंटिजेंसी, बाय नोटिस एंड बाय कोर्ट, ठीक है। दिस आर द मेथड ऑफ डिसोल्यूशन, ठीक है। ये डिसोल्यूशन है, मेथड है ये। सबसे पहला है बाय एग्रीमेंट। जस्ट वेट, हाँ ओके। सो डिसोल्यूशन यहाँ पे किस किस टाइप से, बाय एग्रीमेंट, अगर एग्रीमेंट के थ्रू अगर फॉर्म बंद होता है या खत्म होता है तो बाय एग्रीमेंट के थ्रू क्या क्या होगा, कंसेंट बाय ऑल पार्टीज एज पर कॉन्ट्रैक्ट, ठीक है। एग्रीमेंट दो ही बेसिस पे बनता है, या तो कॉन्ट्रैक्ट के बेसिस पे बनेगा, मतलब एक टाइम पीरियड के बेसिस पे बनेगा, या तो फिर कंसेंट ऑल पार्टीज, जितने भी पार्टीज है मतलब जितने भी पार्टनर्स है वो चाहते हैं कि बिजनेस को बंद कर दिया जाए। अगर उनके मुताबिक अगर चाहते हैं कि बिजनेस को बंद कर दिया जाए तो उस एग्रीमेंट को उस टाइम पे खत्म कर दिया जाता है। और दूसरा है कि कॉन्ट्रैक्ट ही खत्म हो गया, मतलब जितने साल का हमने टेन्योर लिया था, जितने टाइम का पीरियड ऑफ टाइम हमने सोचा था कि बिजनेस करेंगे, वो टाइम पीरियड ओवर हो गया और या फिर वो काम खत्म हो गया, तो उसके बेसिस पे जो है डिसोल्यूशन करते हैं। सेकेंड है बाय कंप्लीशन। बाय कंप्लीशन का मतलब होता है नंबर एक्सिट, इलीगल बिजनेस, इंसॉल्वेंसी, बिजनेस इज अगेंस्ट पब्लिक पॉलिसी। सबसे पहले नंबर एक्सिट्स, ठीक है। यहाँ पर पार्टनर्स बढ़ते जा रहे हैं, नंबर एक्सिट पार्टनर्स जो है बढ़ते जा रहे हैं, जबकि मैंने आप लोग को बताया था बैंक में, बैंकिंग में पार्टनरशिप आप 10 रख सकते हो और अदर किसी में उसमें आप 20 रख सकते हो मैक्सिमम, ओके। बट यहाँ पे बढ़ते जा रहे हैं, इंक्रीज होते जा रहे हैं, जिस कारण से जो है ये एक्सिड हो रहा है पार्टनर्स लोग के बीच ना। इलीगल बिजनेस हो सकता है कि वो बिजनेस ही इलीगल हो, जिसके कारण जो है कंप्लीशन अराइज होता है। इंसॉल्वेंसी, इंसॉल्वेंसी का मतलब बता रहा है यहाँ पे कि अगर पार्टनर्स जो है, सारे पार्टनर्स अगर कंगाल हो जाते हैं, उनके पास नहीं है इन्वेस्ट करने के लिए पैसा, तो उसके लिए भी फर्म जो है डिसॉल्व हो जाता है। नेक्स्ट इज बिजनेस इज अगेंस्ट पब्लिक पॉलिसी। ऐसा बिजनेस हो रहा है कि पब्लिक पॉलिसी के ही खिलाफ है, जो पब्लिक के लिए हम कर रहे हैं, पब्लिक पॉलिसी के लिए जो हम एक उनके वेलफेयर के लिए करते हैं, वो उनके ही खिलाफ है, तो उसके कारण में बिजनेस बंद हो जाता है। नाउ बाय कंटिजेंसी, कंटिजेंसी का मतलब होता है अचानक से कोई विपदा आना, ठीक है। तो सबसे पहला है डेथ ऑफ ए पार्टनर, अगर किसी पार्टनर का निधन हो जाता है उसके कारण भी जो है पार्टनर्स का बिजनेस जो है बंद हो जाता है। एक्सपायरी ऑफ पीरियड, देन कंप्लीशन ऑफ असाइनमेंट, रेजिग्नेशन ऑफ पार्टनर, ठीक है, रिजाइन कर दिए, मतलब पार्टनर जो है अपने ही पोस्ट से रिजाइन कर दिए, उसके बाद तो जो टाइम पीरियड था वो पीरियड खत्म हो चुका है। देन है कंप्लीशन ऑफ असाइनमेंट, असाइनमेंट जो है वो भी कंप्लीट हो चुका है। तो इसके कारण भी, वो कंटिजेंसी के कारण भी जो है डिसोल्यूशन फॉर्म जो है वो खत्म हो, बंद हो जाता है। बाय नोटिस, नोटिस फॉर डिसोल्यूशन, अब ये नोटिस बाय डिसोल्यूशन जो रहता है, या तो पार्टनर खुद ही नोटिस निकालते हैं या तो बाय कोर्ट के थ्रू आता है, ओके। बाय कोर्ट के थ्रू तभी आएगा जब अगर पार्टनर बिजनेस में कुछ गलत काम कर रहे हो, तो जैसे अनसाउंड माइंड के, अनसाउंड पर्सन को आप पार्टनरशिप में ले लिए हो, ठीक है, दैट इज इलीगल फ्रॉम द कोर्ट। कोर्ट ये कहता है, जो हमारे जो लॉ है ना, हमारा पार्टनरशिप का लॉ है, वो ये कहता है कि अनसाउंड माइंड लोग को जो है हमको नहीं लेना है,
ओके पार्टनरशिप में। इनकैपेबिलिटी मतलब कैपेबिलिटी ही नहीं है लोग, मतलब वो पर्सन में कैपेबिलिटी नहीं है बिजनेस को समझने का, करने का, उनके वो कैपेसिटी नहीं है, तो उसी कारण से बाय कोर्ट के थ्रू आता है कि इसको बंद कर दो। मिसकंडक्टेड मतलब पार्टनर्स लोग के बीच जो है एक आप पार्टनर्स पार्टनर्स और कोर्ट के बीच जो है एक मिसकंडक्टेड हो रहा है। मतलब यहाँ पर जहाँ पर टाइम टू टाइम सारे डॉक्यूमेंट्स फुलफिलमेंट होने चाहिए, वहां पे वो फुलफिलमेंट नहीं हो रहा है, जिसके कारण कोर्ट जो है उनको डिसोल्यूशन का ऑर्डर देते हैं, नोटिस भेजते हैं। ट्रांसफर ऑफ इंटरेस्ट, बिजनेस लॉसेस, देन जस्ट एंड इक्विटेबिलिटी, परमानेंट डिस्प्यूट। डिस्प्यूट का मतलब मैंने बताया था आप लोगों को कि आपस में मतभेद होना। So these are the things. Now, dissolution classification. What are the dissolution of classification? Consent dissolution and dissolution by court, by notice, by agreement, contingent, compulsory and court. Okay. इसके बारे में जो है हम कल पढ़ेंगे, कि आज बता दूं, नहीं बहुत लंबा हो जाएगा फिर। आज बता दूं कि कल ही बताऊं? टेल मी व्हाट यू वांट। आज बता दो मैम। ओके सो डिसोल्यूशन, वेरी गुड बेटा। आज चलो बता कोई दो मैम। इंटरेस्ट ले रहा है। हाँ ठीक है, मैं आज बता दे रही हूँ, ठीक है, फिर कल अपन जो है कॉर्पोरेटिव सोसाइटी स्टार्ट करेंगे। तो सबसे पहला है डिसोल्यूशन बाय एग्रीमेंट। डिसोल्यूशन बाय एग्रीमेंट जो है सेक्शन 40 के अंडर में बनाया गया है। किस तरीके से जो है एग्रीमेंट डिसॉल्व किया जाएगा, ये सेक्शन 40 के अंडर में जो है वो बनाया गया है। सबसे पहला है विद द कंसेंट ऑफ ऑल द पार्टनर, सारे पार्टनर्स के थ्रू। मैंने जैसे बताया ना कि अगर सारे पार्टनर्स एग्री करते हैं कि हमको बिजनेस को बंद करना है, तो वो बंद कर सकते हैं। सेकेंड है इन अकॉर्डेंस विद द कॉन्ट्रैक्ट बिटवीन द पार्टनर। अगर पार्टनर्स लोग के बीच उतना ही कॉन्ट्रैक्ट था जितना कि उनका वर्क था, वो कॉन्ट्रैक्ट खत्म हो गया पार्टनर्स लोग के बीच, जब तक वो काम था, काम खत्म हो गया तो कॉन्ट्रैक्ट भी खत्म हो गया। ठीक है, जैसे कि ज्यादातर ये होता है कंस्ट्रक्शन का काम, जो बिल्डिंग का कंस्ट्रक्शन होता है ना, ये ज्यादातर इस पे होता है, बिल्डिंग कंस्ट्रक्शन, ब्रिज कंस्ट्रक्शन, रोड कंस्ट्रक्शन। तो यहाँ पे ना पार्टनर्स कुछ सारे फर्म मिलके आते हैं, एक पार्टनर बनते हैं, और वो वर्क जब खत्म हो जाता है तो कॉन्ट्रैक्ट भी टूट जाता है और पार्टनर्स लोग की एग्रीमेंट भी टूट जाती है। ठीक है, नाउ सेकेंड इज बाय कंपल्सरी डिसोल्यूशन और बाय ऑपरेशन ऑफ लॉ। ये जो बनता है ये सेक्शन 41 के अंडर में बनता है। फर्स्ट इज बाय द adjudication of all the partners but one as an insolvent। अच्छा, अगर मान के चलो कि किसी भी पार्टनर्स जो है वो इंसॉल्वेंट हो जाता है, एज पर सेक्शन 34 प्रोवाइड दैट, इंसॉल्वेंट का मतलब बताया था मैंने आप लोग को कि पूरी तरीके से कंगाल हो जाना, मतलब उसके पास पैसे नहीं है उस पर्टिकुलर फॉर्म में इन्वेस्ट करने के लिए। सो एज पर 34 सेक्शन 34 प्रोवाइड दैट व्हेन अ पार्टनर इज एग्जीक्यूटेड एज इंसॉल्वेंट। एग्जीक्यूटेड का मतलब होता है कि कोर्ट के थ्रू ये प्रूव कर देना कि ये फर्म जो है वो इंसॉल्वेंट हो गया है, मतलब जुडिशरी ये तय करती है कि आप जो है इंसॉल्वेंट हो चुके हैं। सो इन हिज केसेस टू बी पार्टनर्स फ्रॉम द डेट ऑफ विच ही एग्जीक्यूटेड एज इंसॉल्वेंट, देयरफॉर ऑल द पार्टनर्स इज एग्जीक्यूटेड। ये माना जाता है अगर एक भी पार्टनर इंसॉल्वेंट हो जाता है उस पार्टनरशिप फर्म में, इट मीन्स कि सारे के सारे पार्टनर्स जो है वो इंसॉल्वेंट हो गए हैं। सो सिमिलरली इफ ऑल द एक्सेप्टेड वन पार्टनर आर adjunct insolvent, then to a firm will be cases and exits of minimum number of person for a partnership shall be list at least two। ठीक है, मान के चलो किसी भी पार्टनरशिप फर्म में अगर दो ही पार्टनर है और उसमें से अगर एक भी पार्टनर इंसॉल्वेंट हो जाता है और वो निकल जाता है, तो वो पार्टनरशिप नहीं कहलाएगा, क्योंकि मिनिमम टू जो है उसमें रहने जरूरी है। नेक्स्ट, टर्न द पेज। Now in next page, top means point is by the happening of an event which make it unlawful for the business of the firm, it is a carried, that is business of the firm illegal। देखो ऐसा भी होता है कि जो ऐसा बिजनेस कर रहे हैं पार्टनर जो कि लॉ के खिलाफ है, कानून के खिलाफ है,
और इलीगल बिजनेस अगर रन करा रहे हैं तो ये सेक्शन 41 में आएगा, ठीक है। एज पर द ऑपरेशन लॉ, अगर आप लॉ के मुताबिक चल रहे हैं, कानून के मुताबिक चल रहे हो, तो फिर आपका बिजनेस लीगल नहीं है, ठीक है। और अगर मान के चलो वो अगर लॉफुल अनलॉफुल है, मतलब आप कानून के खिलाफ जा रहे हैं, तो दैट इज द इलीगल बिजनेस। नाउ थर्ड इज on the happening on the certain contingency and the section 42, और 42 के अंदर में कौन कौन से कंटिजेंसी या कौन कौन सी चीजें होती हैं। हैपनिंग मतलब होना, ठीक है, क्या क्या होती है। फर्स्ट इज इफ द फर्म इज constituted for a fixed term, then the expiry of that term by the क्या है, इफ्लक्स ऑफ टाइम। बाय इफ्लक्स ऑफ टाइम मतलब होता है टाइम पीरियड का खत्म हो जाना, ठीक है। एक्सपायरी ऑफ देम मतलब टाइम पीरियड ही खत्म हो जाना। तो अथॉरिटी वो नहीं रहती है पार्टनर्स की कि वो बिजनेस को कंटिन्यू करें, ओके, उनको वहां पे वाइंड अप करना पड़ता ही है। सेकंड जो बता रहे हैं कि और भी सारे जो वन और मोर एडवेंचर्स अंडर टेकिंग है कंप्लीशन देयर ऑफ, मतलब जो भी उन्होंने वर्क लिया था उनके कंप्लीट हो जाने के कारण जो है पार्टनरशिप जो बिजनेस बंद कर दिया जाता है। देन है थर्ड है किसी भी पार्टनर का डेथ हो जाना। दो पार्टनर है, दो पार्टनर में से अगर किसी भी एक का भी पार्टनर का अगर डेथ हो जाता है तो इट मीन्स कि वो अब पार्टनरशिप नहीं है। फोर्थ इज बाय द एजुकेंट ऑफ द पार्टनर्स एंड इंसॉल्वेंट, वही चीज बता रहा है, इंसॉल्वेंट हो जाने के कारण जो है पार्टनर्स का पार्टनरशिप डिड को मतलब पार्टनरशिप को डिसॉल्व करना फर्म को। नाउ बाय नोटिस, नोटिस का सेक्शन 43, नोटिस 43 मतलब यहाँ बता रहा है कि अगर फर्म के थ्रू अगर कोई नोटिस आता है कि इसको अब बंद करना है, इस बिजनेस को बंद करना, तो इट शुड बी। देन आफ्टर बाय ऑर्डर ऑफ द कोर्ट, अगर कोर्ट के थ्रू ऑर्डर आता है सेक्शन 44 के थ्रू, कोर्ट के थ्रू ये अगर ऑर्डर आएगा कोई भी पार्टनर जो है सही तरीके से काम नहीं कर रहा है या फिर कैपेसिटी नहीं है उसके अंदर वो काम करने का, या फिर वो किसी भी कॉन्ट्रैक्ट को मिस ऑर्डर कर रहा है, मिसकंडक्ट कर रहा है, तो उसके कारण भी जो है वो सेक्शन 44A, 44B और 44C के अंदर आएगा, ठीक है। पहला है बाय इंटेंसिटी ऑफ द पार्टनर, इसका मतलब है कि यहाँ पे पार्टनर जो है उस पर्टिकुलर बिजनेस में इंटरेस्ट इंटरेस्ट नहीं शो कर रहे हैं। नेक्स्ट है कि उसके अंदर वो कैपेसिटी नहीं है। 44 सेक्शन बी में, सेक्शन 44B में जो है ये बता रहे हैं कि उस पार्टनर के अंदर वो कैपेसिटी नहीं है बिजनेस करने का कि आगे जाके जो है वो फर्म को प्रॉफिट दिला सके। और तीसरा है सेक्शन 44C कि मिसकंडक्ट जो है वहां पे कंडक्ट कराना, ठीक है। मिसकंडक्ट पार्टनर्स लोग के बीच, मतलब पार्टनर्स और जो है कोर्ट के बीच एक मिसकंडक्ट होने के कारण जो है कोर्ट के थ्रू नोटिस आता है कि आप अपना दुकान बंद करो। सो दिस आर द थिंग्स, ओके। टुमारो वी विल स्टार्ट कोऑपरेटिव सोसाइटी, okay, then I end this meeting, okay. Thank you, ma'am. Okay, welcome. Thank you, ma'am.